पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी वो तो थी खातून वज़ीर आला की शक्ल में जो हमारे सामने आई। पंजाब जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है, वहाँ पे मरीम नवाज़ जो हैं वो लीड करेंगी। तो क्या ये वमेन एम्पावरमेंट के हवाले से किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, इसको देखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है दुनिया में, किसी भी रियासत की आप बात करते हो, चाहे अमेरिका की बात करो या फिर इंडिया की करो या फिर किसी और रियासत को देखते हैं, तो नई गवर्नमेंट जब आती है तो उसके फर्स्ट 100 डेज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखेंगे कि इस आने वाली गवर्नमेंट के लिए जो फर्स्ट 100 डेज़ का प्लान है वो कोई वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। और पाकिस्तान में बेसिकली जो 100 डेज़ का प्लान का जो एक आइडिया आता है वो आता कहाँ से है। और उसके बाद इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो हमेशा से मुतनाज़ रहा है। जब से इलेक्शंस होने चाहिए थे केपी पंजाब असम्बलीज़ में, तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कंसर्न्स का इजहार करती रही हैं, वो कंसर्न्स कौन कौन से थे, इन सारे सवालों को एड्रेस करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूँ सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। खातून वज़ीर आला की बात करेंगे। ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहिबा का कैरियर जो पॉलिटिकली एक्टिव वो होती हैं वो 2017 के बाद होती हैं, जब नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो उसके बाद अब ज़ाहिर है उन्होंने जेल भी फेस की जब उनके ऊपर एक केस चलता है, और फिर इवेंचुअली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और अगेन उनकी जो उनकी सॉर्ट ऑफ हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकली वो रेलेवेंट होना शुरू होती हैं पार्टी में। जैसे ही वो पॉलिटिकली रेलेवेंट होती हैं तो पीएमएलएन के कुछ जो सीनियर मेंबर्स होते हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हों या फिर एक दो और मेंबर्स हों, तो उनको कुछ कंसर्न्स थे कि एक जो जूनियर मेंबर है वो उनको सॉर्ट ऑफ रिप्लेस कर रहा है मरीम नवाज़ साहिबा की शक्ल में। और जब नवाज शरीफ साहब इवन वापस आते हैं तो उस टाइम ये चीज़ें क्लियर थी, एक मैसेज क्लियर था कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और लीड करेंगे। और जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो क्या वो भाई की वजह से दिया गया सेक्रीफाइस था या फिर इस वजह से दिया गया सेक्रीफाइस था ताकि मेरी बेटी जो है इस पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी रिकग्निशन को इंश्योर करा सके। और यही रीज़न थी। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा को एक एज अ पॉलिटिकल फेस जो है लेकर आना वज़ीर आला के तौर पे, ताकि उसकी पॉलिटिकल रिकग्निशन हो सके। क्योंकि डायनेस्टी यहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, और यहाँ पे नहीं है सिर्फ, सब कॉन्टिनेंट में, पूरे बड़े सगीर में आपको यही ख़ानदानी निज़ाम दिखाई देता है, सियासी निज़ाम नहीं दिखाई देता। जब भी हम इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ख़ानदान हैं जो कि आपको डोमिनेंट दिखाई देंगे, चाहे इंडिया हो या फिर बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो। कि वहाँ पे होता है क्या है कि एक बटन प्रेस करके अपनी जो पॉलिटिक्स है या फिर अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है या पार्टी की जो लीडरशिप है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है उस बटन के तहत अपने या फिर बेटे को या फिर अपनी बेटी को। अच्छा, दूसरा ये कि क्योंकि ज़ाहिर है एक ख़ातून वज़ीर आला आई हैं हमारे सामने, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वमेन एम्पावरमेंट है। इसके ऊपर हमने पहले बात की थी कि वमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करनी है तो पहले ये देखेंगे अगर मरीम नवाज़ इस फैमिली से ना होती तो फिर क्या वो इस स्टेज पर पहुंच पाती या ना पहुंच पाती। और दूसरा ये कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लीड कर भी रही हैं पंजाब की सबसे बड़ी प्रोविंस को, और अगर वो उनके पास एक पावरफुल अथॉरिटी है भी सही, तो आप ये देखेंगे बैक स्टेज पे ऑफ द सीन बेसिकली इन सारी पॉलिटिक्स को रन कौन कर रहा होगा, तो वो आपको दिखाई देगा कि मेल पैट्रियार्क जो हैं वहीं इस सारे के सारे सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को रन करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब हों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा के अलावा, तो अब 100 डेज़ जो हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो बड़े ही अहम होते हैं। 100 डेज़ का प्लान आता कहाँ से है। 100 डेज़ चाहे वो पंजाब के हवाले से आप बात करें, ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है, तो इस हवाले से जो गवर्नेंस और सारे जो मामलात होंगे उसके फ़र्स्ट 100 डेज़ डिसाइड करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है इसका पाथवे बेसिकली है क्या, ये किस तरफ जाएगी। सो आपको टेस्ट जो है उस चीज़ का आ जाएगा कि क्या कोई पॉलिसीज़ अच्छी होंगी,
क्या कोई गुर्बत जो है कम होगी, महंगाई कम होगी, या फिर जो आम आदमी की ज़िंदगी है उसके कोई बेहतर होने के चांसेस, कोई पाथवे, कोई रास्ता दिखाई देगा या नहीं। या चाहे आप सेंटर की बात करें तो वहाँ पे भी PMLN है, तो वो भी पहले 100 डेज़ में आपको ये सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। 100 डेज़ का जो प्लान था ये बेसिकली FD रूजवेल्ट ने जो है दिया था, अमेरिका के ये प्रेसिडेंट थे, और ये तब पावर में आते हैं जब अमेरिका इकोनॉमिक डिक्लाइन जो है फेस कर रहा होता है। इसीलिए मैंने इसको कंपेयर करना बेहतर समझा, बिकॉज हम भी तो एक इकोनॉमिक डिक्लाइन फेस कर रहे हैं। और अमेरिका का जो इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है वो थोड़ा सा हमसे डिफरेंट होता है। वो उनकी मिसमैनेजमेंट, इंटरनल मिसमैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर वर्ल्ड वार I इन्वॉल्व होती है और अचानक से स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, और अमेरिका जो है वो इकोनॉमिक क्रंच में 1929 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है उसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स होते हैं और उसमें अमेरिका चला जाता है। सो पाकिस्तान भी उसी तरह का तो नहीं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक डिक्लाइन तो हम फेस कर ही रहे हैं ना। सो 100 डेज़ बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि FD रूजवेल्ट ने 100 डेज़ प्लान दिया था, न्यू डील दी थी, जिसके तहत उन्होंने टारगेट्स सेट किए थे कि मैंने ये टारगेट्स एक्वायर करने हैं, और तब से वो प्लान फिर दुनिया में फ्लोरिश होता है, फेमस हो जाता है। अब 100 डेज़ का प्लान FD रूजवेल्ट ने दिया था। अब इसी तरह का 100 डेज़ का प्लान इमरान खान साहब जब पावर में आते हैं उन्होंने भी आके इसी तरह का एक प्लान दिया, लेकिन वो वर्क नहीं कर सका, बिकॉज जो उनकी कैबिनेट थी उनके साथ उनका लैक ऑफ कंसेंसस था। उसके साथ साथ जो है उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, और उसके साथ साथ उनका जो मेन फोकस था वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को क्रश करने में था, इन सारी चीज़ों की तरफ नहीं था। सो 100 डेज़ का उनका प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया था। नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपना 100 डेज़ प्लान दिया, लेकिन उन्होंने अपने उस प्लान को परफेक्टली इम्प्लीमेंट भी किया था। और काफ़ी सारे लीडर्स हैं जो 100 डेज़ का प्लान देते हैं, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो तो वहाँ पे भी 100 डेज़ का प्लान दिया जाता है, और उसमें पॉलिसी मेकिंग के लिए वो 100 डेज़ रखे जाते हैं। जबकि अमेरिका की अगर आप बात करते हो तो उसमें टारगेट एक्वायर करने के लिए वो 100 डेज़ रखे जाते हैं। सो इस तरीके से जो नई गवर्नमेंट आती है वो 100 डेज़ में एक पाथवे सेट करती है कि मैंने किस तरीके से अवाम के मसाइल को डील करना है। तो क्या ये गवर्नमेंट जो है पहले फर्स्ट 100 डेज़ में ऐसा कुछ कर पाएगी या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से उन्हें इस तरह की कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, इस तरह का कोई स्टेप जो है लेना चाहिए फर्स्ट 100 डेज़ के हवाले से। आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। आपको पता है कि वो जो इंस्टीट्यूट है या फिर वो जो इदारा है वो काफ़ी मुतनाज़ बन चुका है, और उसकी रीज़न ये है कि पहले जब पंजाब असम्बली एंड KP असम्बली से रिज़ाइन दिया जाता है इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि इमरान खान के लोगों की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब छोड़ देती है असम्बलीज़, सो एक्सपेक्टेशंस यही थी और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता था कि इलेक्शंस फौरी जो हैं हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी पंजाब असम्बली में भी इलेक्शन नहीं होते, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है। KP असम्बली में भी इलेक्शन नहीं होते और उसमें भी 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है। और फिर उसके बाद इवेंचुअली लोग कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस प्रेटेक्स्ट में थोड़े से इलेक्शंस को डिले कराता है कि फ़ंड्स का इशू है, फ़ंड्स नहीं रिलीज़ किए गए। फिर ये कहा जाता है इवेंचुअली 8 फरवरी की डेट दे दी जाती है, तब भी ये इश्यूज़ थे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। सो कभी सिक्योरिटी के प्रेटेक्स्ट को लेके आपने इलेक्शंस डिले कराए, कभी आपने जो है फ़ंड्स को लेके इलेक्शन डिले कराए, और इवेंचुअली इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपने इलेक्शंस कराए भी सही तो उसका क्या नतीजा निकला? उसका ये नतीजा निकला कि फैफन की रिपोर्ट हो या फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, उन्होंने कहा कि इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं इलेक्शंस में। इवन इंटरनेशनल मीडिया, EU, UN उन सब ने भी कहा कि इन सारी चीज़ों में इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं। फिर आपने इस तरह के इलेक्शंस कराए। अभी इन सारी ये सारी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो कम थी कि फिर जब रिज़र्व सीट्स का इशू आया तो उसमें भी इलेक्शन कमीशन अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अलाइंस कर चुकी है, उसको उसने रिज़र्व सीट्स देनी है या नहीं देनी। एटलीस्ट इससे मुझे बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि उनको सीट्स मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। द पॉइंट इज़ कि जो भी इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है वो एटलीस्ट उनको कर लेना चाहिए था कि उन्होंने रिज़र्व सीट्स देनी है या नहीं देनी। यही वजह है कि जो प्रेसिडेंट हैं सदर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने डिले कराया कि अभी तक जो है अभी वो रिज़र्व सीट्स जो हैं वो नहीं दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अलाइंस किया है। और फिर जो स्पीकर है उन्होंने असम्बली का जो सेशन था वो कॉल आउट कर लिया। तो
अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो मज़ीद मुतनाज़ होता जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। और अगर हम इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात करते हैं तो उनके भी कंसर्न शायद हम बढ़ा रहे हैं इन सारे स्टेप्स के थ्रू, इस सारे प्रोसेस के थ्रू। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।